हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड। जो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके 28 दिसंबर से लेके अब तक जो आपका एग्ज़ाम हुआ है और 7 फरवरी तक आई थिंक होने वाले हैं, उसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोहराए जा रहे हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे। और आज जो आप जनवरी में, खासकर जनवरी की बात करी जाए तो आप जनवरी में जो एग्ज़ाम आपके सीटेट के हुए हैं उनमें जो है 3 दिन की जो गैपिंग हुई है आपकी, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। और आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और अपने सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आप बहुत ही तत्परता के साथ मेहनत कर रहे होंगे और आपकी मेहनत रंग लाए, इसी कामना के साथ हम चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज जो है, और हाँ मैं आपको पहले बता दूँ कि आज हम CDP, हिंदी, EVS और इंग्लिश के 4 सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या हैं और आप आज के क्वेश्चंस में कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किशोरावस्था में अनुभव हो सकता है। अवस्थाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। और आप बताइएगा कि इसमें क्या है कि किशोरावस्था की कितनी अवस्थाएं हैं और क्या मेन इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आपका मन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किशोरावस्था से रिलेटेड क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से, सीटेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसकी दृष्टि से। ठीक है, तो किशोरावस्था में अनुभव हो सकता है, किस चीज़ का अनुभव हो सकता है? भावात्मक अस्थिरता और तीव्रता, शारीरिक रूप से संबंधित समस्याएं, बिल्कुल ही ये भी सही है। और अस्थिरता तो रहती है जब किशोरावस्था में बच्चा होता है, तो व्यक्ति होता है, तो उसमें ये होता है कि जो भावनाएं होती हैं उनमें अस्थिरता आ जाती है, उनकी तीव्रता ज़्यादा हो जाती है। शारीरिक रूप से भी संबंधित समस्याएं वहाँ पे होती हैं। पहचान की खोज होती है, कुछ पता ही नहीं होता कि हमें हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद जो आपकी क्या आपको करना है, किस लाइन में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, और बहुत सी इसी प्रकार बहुत सी सारी दुविधाएं होती हैं। तीनों ऑप्शन सही है और उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आज हम कुछ फास्ट चलेंगे, बहुत ज़्यादा हम जो है एक्सप्लेनेशन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि 30 से 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आई थिंक 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे और 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा चलेंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, वह मूल्यांकन जिसका उपयोग शिक्षण के अंत में किया जाता है, अधिगम की प्रगति का आकलन करने हेतु किया जाता है। अच्छा, अधिगम कितना बच्चा ने सीखा है, वो उसका जो आकलन है वो वर्ष के अंत में किया जाए। ठीक है, शिक्षण के सबसे अंत में किया जाता है, जैसे वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं जैसी है। औपचारिक आकलन नहीं होगा। औपचारिक आकलन वही होगा कि यहाँ पे औपचारिक आकलन भी सही हो सकता है, लेकिन औपचारिक आकलन वो होगा कि विद्यालय में कोई भी जो मूल्यांकन हुआ, चाहे वो FA फर्स्ट हुआ या SA हुआ ना, FA हुआ, फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ, या SA हुआ, या सबमेटिव असेसमेंट हुआ। ठीक है, तो औपचारिक आकलन तो परीक्षाएं जितनी भी हो रही हैं विद्यालय में वो औपचारिक ही आकलन है। अनौपचारिक आकलन उसे कहते हैं जो विद्यालय के बाहर बिना किसी डिसिप्लिन के सीखता है व्यक्ति। ठीक है, लेकिन यहाँ औपचारिक आकलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष मूल्यांकन की बात करी जा रही है। और औपचारिक मूल्यांकन जरूरी नहीं है कि वर्ष के अंत में हो या अधिगम सीखने के बाद हो ना। योगात्मक आकलन, अधिगम के लिए आकलन नहीं होगा, मूल्यांकन और अधिगम तो होगा नहीं, ऑप्शन ही मूल्यांकन और अधिगम खत्म। 3 ही ऑप्शन जो सही थे, इसमें से चूज करना था, जिसमें से आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक आकलन जो है वह मूल्यांकन का ऐसा भाग है जिसमें हम अधिगम सीखने के 1 वर्ष में क्या सीख लेते हैं, उसके बाद जो शिक्षण के अंत में उसकी जो है परीक्षाएं होती हैं, उसका मूल्यांकन होता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगला है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। जब हम आकलन करते हैं बच्चे का, या मान लीजिए टेस्ट लेते हैं बच्चे का, तो वो उद्देश्यपूर्ण होता है कब? यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। योगात्मक मूल्यांकन जो भी पढ़े हैं हम, तो एक बार वर्ष के अंत में हो, जरूरी नहीं। आकलन प्रतिदिन होना चाहिए। जैसे आप अगर नाउन बच्चों को पढ़ाए हैं, या आज आप वॉवेल पढ़ाए हैं बच्चों को, स्वर व्यंजन पढ़ाए हो, तो उस स्वर व्यंजन का आकलन होना चाहिए 1 दिन बाद, है कि नहीं? विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए, बिल्कुल नहीं, अंतर करने की बात नहीं है।
इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। अच्छा, मतलब हम मूल्यांकन ऐसा करें कि बच्चे डर के बैठा रहे, हम कहें कि यहाँ आओ बताओ ABCD कल सुनाया गया था ना, बताओ, ऐसा थोड़ी करेंगे हम। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। बिल्कुल सही है, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, ठीक है, फीडबैक। हमको ये पता चले कि बच्चे ने जो हम कल सिखाए हैं स्वर व्यंजन, क्या बच्चे ने सच में सीखा है या कितना सिखाना बाकी है, तो फीडबैक प्राप्त होता है। चलिए क्या करें, समझाने की कुछ ज़्यादा ही आदत है तो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा क्वेश्चन लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में सही है? तो पियाजे साहब पूरी तरह से विराजमान हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है आपकी? पहली है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी अवस्था जो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। और ये आपका 7 से 11 वर्ष है, ठीक है, इसकी जो अवस्थाएं हैं। तो इसमें क्या नहीं है, नहीं की बात हो रहा है, तो जो नहीं होगा, जो नेगेटिव होगा, वही हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अहंकार पूर्ण सोच की व्यापकता, प्रतीकों का तार्किक और व्यवस्थित जोड़ तोड़। तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे जी यही कहते हैं कि बच्चा क्रम से कोई चीज़ लगा लेगा तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। नियमों की समझ हो जाएगी बच्चे में, बच्चे जो है चीज़ों को समझने लगेंगे, आत्मसम्मान प्राप्त होता है उन चीज़ों से, ठीक है। बच्चे जब अच्छा कर पाते हैं तो क्या ऑप्शन सही हो जाएंगे? अहंकार पूर्ण सोच की बात नहीं कही गई है, ईगो सेंट्रिक की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछा है, गलत ही पूछा है, तो गलत ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है आपको समझ में आ रहा होगा। समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील कक्षा या समावेशी कक्षा, ये कैसी कक्षाएं हैं? छात्रों के रचनात्मक निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। छात्रों को उनके शैक्षणिक अंकों के आधार पर अंकित किया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब जो बच्चा फर्स्ट है, फर्स्ट लेबल नहीं करना है हमें यहाँ बच्चों को। शिक्षकों को निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए। मतलब जो पाठ्य बना दिया गया है, स्वर पहले स्वर दिया है तो पहले स्वर ही बनाए, भले बच्चे को आपका माफ करिएगा, पहले संज्ञा दिया है तो पहले संज्ञा ही पढ़ाएं। स्वर पता ही नहीं बच्चे को ना, तो सबसे पहले स्वर व्यंजन पढ़ाया जाए, तब तो संज्ञा पढ़ाएंगे। तो पाठ्यक्रम जो है वो हमें नहीं फॉलो करना है, ठीक है, ये हमारा NCF कहता है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की बात हो रही है, तो नहीं होगा यहाँ पे। ज्ञान की रचना, प्रगतिशील शिक्षा या प्रगतिशील कक्षा की जब भी बात हो, तो वहाँ जब क्रिएटिविटी की बात हो, क्रिएटिविटी या रचनात्मक निर्माण की बात हो, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कुछ ऐसे टैग वर्ड हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में व्यक्तिगत अंतर को पूरा करने के लिए क्या सुझाव देंगे? कि मतलब कि 20 बच्चे हैं, 20 अलग प्रकार के हैं, 20 बच्चे आपकी 20 भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, आपके अलग अलग स्थानों से पढ़ने आते हैं आपके यहाँ। कुछ बच्चे अच्छा सीख पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं अच्छा सीख पाते हैं, तो क्या है, वो व्यक्तिगत अंतर को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों के बीच समानता और अंतर की सराहना करेंगे और उन्हें समायोजित करेंगे, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। निर्देश के तहत समूह पर व्यक्तिगत ध्यान देंगे। हाँ, जो समूह में जिस प्रकार के बच्चे हैं, सभी बच्चों पर आपको व्यक्तिगत एक एक बच्चे पे पूरा आपका ध्यान होना चाहिए, सही है। छात्रों के सीखने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है, तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब NCF की बात हो रही है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षकों की गुणवत्ता निर्भर करती है। शिक्षक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? चयन के लिए पूर्व नियोजित साधन, हाँ, उनमें जो है चयन, जब शिक्षक को चयन किया जाए तो उसमें जो गुण है, उन गुणों को पूरी तरह से देखा जाए कि क्या वो बच्चों को सच में हैंडल कर सकता है। प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल ही, शिक्षक जब भी कक्षा में पढ़ाने जाए तो वो अनेक प्रकार की अपनी विधि लेके जाए ताकि अनेक प्रकार के बच्चों को पढ़ा पाए। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई रणनीतियाँ, जब भी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका जवाब जब दे शिक्षक, तो पूरी तरह से बच्चे संतुष्ट हो। ये तीनों ऑप्शन ही सही होंगे और ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन है। भाषा जिसका उपयोग बच्चे द्वारा आंतरिक रूप से विचारों की विनियमित करने के लिए किया जाता है, उसे जाना जाता है। बच्चे जो अपने मन में बात चीज़ों को कर रहे होते हैं और अपने आप से ही बतिया रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी? सामाजिक भाषा नहीं, अहम केंद्रित भाषा नहीं, आंतरिक भाषा जी बिल्कुल, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो अपने अंतरात्मा से, अपने खुद से बात कर रहे होते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, जिसका क्या है, पियाजे साहब कहते हैं अहम केंद्रित भाषा कहते हैं आपके वाइगोत्स्की साहब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 9th पे।
व्यक्तित्व के निर्माण में समाजीकरण की कौन सी संस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ठीक है, समाजीकरण का सबसे पहला जो स्थान है या संस्था है जहाँ पे बच्चे सबसे पहले अपनी मौलिकता नैतिकता सीखते हैं। तो शैक्षिक संस्था सबसे पहले जन्म लेते ही बच्चा विद्यालय में नहीं आ जाता भाई। धर्म जब छोटा बच्चा होता है तो उसे धर्म की कोई बाउंडेशन ही नहीं होती, उसे पता ही नहीं होता। धर्म तो बड़ा होने के बाद वो बच्चा जानता है कि हाँ मैं किस धर्म में, किस संस्कृति में पैदा हुआ हूँ, किस जाति में पैदा हुआ हूँ ना। फिलहाल चलिए, मीडिया तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहला प्राथमिक है जो परिवार है। परिवार ही अगर बच्चे को कह दे कि बेटा जाति कुछ नहीं होती, मानवता सबसे आगे है, तो बच्चा वही सीखेगा, है कि नहीं। तो परिवार ही क्या है, समाजीकरण की सबसे पहली संस्था है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करता देखकर उसके सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे उलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? मतलब लेव वाइगोत्स्की साहब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। पाठ परिवर्तन, क्रमबद्धता, प्रतिपादक अध्यापन। तो पाठ से क्वेश्चन पूछा है, अभी अभी आपने देखा कि जो है 28 दिसंबर से ही पूरा वाइगोत्स्की और पियाजे साहब जी हैं। तो ये पाठ ऑप्शन हो जाएगा। कैसे? देखिए, ZPD की बात ये करते हैं, संभावित क्षेत्र। ये ऐसा संभावित क्षेत्र होता है जहाँ पे बच्चा फंस जाता है, तर्क नहीं कर पाता है। लेकिन यदि अगर बड़े लोग थोड़ी सी हिंट देते हैं तो बच्चा जो है अच्छा कर पाता है, अच्छी तरीके से सीख पाता है। तो वही बात यहाँ पे हुई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यालय आने से पहले, बच्चे जो है विद्यालय आने से पहले क्या है ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ से हिंदी का पोर्शन शुरू हो गया। अब तक 10 क्वेश्चन हमने CDP के किए थे। तो भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, बिल्कुल नहीं। भाषा की समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, नहीं, भाषा को कहीं ना कहीं वो प्रयोग कर लेते हैं कि मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर अच्छे से भी नहीं बच्चा बोल पाता है, लेकिन कुछ तो बोलता है बच्चा। तो ऐसा नहीं है कि विद्यालय आने से पहले बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता है, उसमें नैतिकता नहीं होती, मौलिकता नहीं होती है, बिल्कुल होती है। वो घर से, अपने परिवार से, अपने समाज जो उसकी प्रथम सामाजिक संस्था है, मतलब परिवार से वो बहुत कुछ सीख के जाता है। जैसे बड़ों का किस तरह से पैर छूना है, बड़ों के साथ किस तरह से बात करनी है, अपने भैया को कैसे बुलाना है, अपने परिवार में कैसे रहना है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है। तो चारों कौशलों पे, तो भाषा के चारों कौशल कौन कौन से हैं? ठीक है, LSRW ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, यही है ना, ये भाषा के 4 कौशल हैं। तो चारों कौशल पे वो बच्चा पूर्ण अधिकार नहीं कर लेता, बस बच्चा कुछ कुछ बोल पाता है जो अपने घर से सीख पाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका दूसरा, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। मतलब वो जो बोल लेते हैं टूटी फूटी भाषा, उसमें वो अपना नियम बना के रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का प्राथमिक रूप है सांकेतिक, व्यवहारिक, लिखित और मौखिक। देखिए, अगर एक इस तरह से इस क्वेश्चन को समझा जाए कि भाषा का प्राथमिक रूप कैसा हो सकता है, मतलब अगर बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कौन सी भाषा बालक बोलता है या बच्चा बोलता है? पहले ही बोलने थोड़ी लगता है, पहले ही लिखने थोड़ी लगता है, व्यवहार तो बाद में उसको पता चलता है। सबसे पहले तो वो संकेत से ही बताता है कि उसे भूख लगी है। जब उसे भूख लगी होती है तो वो अपना रो करके वो संकेत करता है कि मुझे भूख लगी हुई है ना। तो इस तरह से भाषा का प्राथमिक रूप जो है आपका सांकेतिक रूप हो जाएगा, सांकेतिक भाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? मतलब प्रॉब्लम को जब कोई बच्चा नहीं अच्छे से पढ़ पा रहा है या नहीं अच्छे से बोल पा रहा है, नहीं अच्छे से लिख पा रहा है, तो उसका किस तरह जो हम उपचार करते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये किस प्रकार का कार्य है? अनुदेशात्मक, उपदेशात्मक, नकारात्मक, सैद्धांतिक। तो देखिए ऑप्शन में बता दो, पहले अगर ऑप्शन को कट करिए तो नकारात्मक तो पहले कट जाएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का उपचार करें तो वो निगेटिव हो ही नहीं सकता। सैद्धांतिक कोई सिद्धांत नहीं होता है कि हम इसी सिद्धांत में बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको स्वर नहीं आ रहा है भले उसको 1 महीने लग जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है। उपदेशात्मक नहीं होता है, अनुदेशात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, हिंदी भाषा में मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति, इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं कि आप रॉन्ग करके कर दें। अभी अगर इस टाइम भी अगर आप इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो रही है और पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? छात्रों को अंक देना,
अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। छात्रों की संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता। अच्छा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो क्या हमें पूरा संपूर्ण जो है बुक या पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता? जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो क्या आप ईवीएस में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या आपने बुक नहीं पढ़ी है, सारी बुक नहीं पढ़ी? बिल्कुल ही, बुक से ही तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऑप्शन गलत हो गया। छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। अब आप ही बताइए, हम या आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, तो क्या हमें तो ये पता होता है कि हमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूरी पता होती है, ठीक है, लेकिन उसमें से एक लाइन क्वेश्चन पूछता है, पढ़ के तो हम सारा टॉपिक गए हैं, तो हम पूरा अभिव्यक्त कर देते हैं क्या? जितना ऑप्शन रहता है उतना ही तो अभिव्यक्त करेंगे। गलत हो गया। छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा शैली की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ नहीं लिखना होता क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं। भाषा शैली कहाँ से होगी, बोलना भी तो नहीं रहता वहाँ पे। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इन तीनों से तो बेहतर है, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। और आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, बाद में कहेंगे कि मैम ये मुझे गलत लग रहा है ना तो ऐसी कोई बात नहीं है। अंक देना जो है वस्तुनिष्ठ जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो अंक देना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और उसका वन लाइनर क्वेश्चन होता है तो उसमें विश्वास हो जाता है उनके क्वेश्चन के आंसर पे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंश के कार्य एवं गुण निकलवाता है, उसके बाद उसका अभ्यास करवाता है। शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि क्या कहलाती है? कह रहा है कि जो शिक्षक है वो पहले उदाहरण देता है, ठीक है, उसके बाद उसके जो समान लक्षण हैं, जो समान लक्षण मतलब वो उदाहरण देता है कहाँ कहाँ पे उस उदाहरण के जो है साक्ष्य मिल रहे हैं। जैसे हम पत्तियों का उदाहरण, पत्तियाँ जो है लेसन पढ़ा रहे हैं, और उदाहरण तो बहुत मिल जाएंगे ना, क्योंकि सभी पेड़ों की पत्तियाँ अलग अलग होती हैं, तो बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। तो उसी तरह साक्ष्य देता है और गुण निकलवाता है, उसके बाद उस पर अभ्यास करवाता है। तो कौन सा ये विधि हो जाएगी? आगमन विधि। आगमन विधि आप देखे होंगे कि पहले उदाहरण आ गया फिर रूल आ गया, तो ऐसी बात नहीं है, आगमन विधि नहीं होगा। खेल विधि, समवाय विधि नहीं, खेल विधि तो नहीं, प्रयोग विधि है, क्योंकि वो बाद में क्या करवाता है? अभ्यास करवाता है। और एक ही ये बात नहीं है कि वो उदाहरण देने के बाद नियम नहीं बता रहा है, वो और भी उदाहरण देता जा रहा है और उसके गुण और दोष का क्या है जो है अंतर स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, प्रत्यक्ष उपदेशात्मक कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, घटनाओं के पदों में दोहराव, प्रतिष्ठित लेखकों की कहानी तथा कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए। नहीं, अब जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत ही पहुँचे हुए लोग हैं, उनकी कविताएं पढ़ाई जाए और बच्चे को समझ में ही नहीं आए, कोई फ़ायदा है क्या? ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये दो जो है प्रत्यक्ष उपदेशात्मक, मुझे अगर लगाना होगा इसका तो मैं आंसर यही लगाऊंगी, लेकिन बुक्स में मैंने जो देखे हैं कि उसमें ये दूसरा वाला ऑप्शन सही जो है बताया गया है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे ये जो है कविताएं जो होती हैं, आप अगर मुझे पर्सनली मानना हो तो जब कविताएं हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम एक्शन के थ्रू क्यों बताते हैं? जॉनी जॉनी यस पापा जब हम पढ़ाते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि बेटा बच्चा जाके अपने पापा से जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, एक्टिंग के थ्रू, एक्शन के थ्रू सीखता है, ठीक है। तो आपको क्या सही लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे प्रत्यक्ष उपदेशात्मक सही लग रहा है, क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखाते हैं, बच्चे के आमने सामने वो चीज़ रख के दिखाते हैं, तो बच्चा कविताओं को ज़्यादा जो है अच्छे से समझ पाता है। यहाँ पे लेकिन बुक्स में दिया है दूसरा, तो आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, या आपने खुद भी नोट्स बनाए होंगे, उसमें आप ढूंढ लीजिएगा, उसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक है? कह रहा है कि सेकेंड लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, लेकिन उसमें मातृभाषा का मदर टंग का यूज नहीं हो रहा है। तो अनुवाद विधि तो वही है कि हम जब तक अनुवाद नहीं करेंगे तब मातृभाषा रहेगी तभी तो अनुवाद करेंगे। द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये है। स्किनर के अनुसार भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। तो स्किनर साहब कहते हैं कि भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, अंतःक्रिया से सीखी जाती है, ये आपके वाइगोत्स्की साहब कहते हैं। ईवीएस का पोर्शन शुरू हो गया यहाँ से। ईवीएस निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, कौवा, कबूतर, कलचिड़ी। तो कलचिड़ी ऑप्शन है। फाख्ता जो है कैक्टस पे अपना जो है घोंसला बनाता है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है, और कबूतर जो है मकानों के एक
किनारों में या कोने में अपना घोंसला बनाती हैं। पट चित्रकला कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चित्रकला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको लिया। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा मधुबनी चित्रकला और कलमकारी चित्रकला। तो पट चित्रकला कहाँ से संबंधित है इसकी बात करी जाए तो ये है आपका उड़ीसा से संबंधित है। बिहार से आपका मधुबनी चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला, और आंध्र प्रदेश से आपका कलमकारी चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला जो है बिहार की, मधुबनी, कलमकारी जो है मधुबनी जिले से है, इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और मधुबनी चित्रकला बिहार में है और आंध्र प्रदेश में कलमकारी चित्रकला है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीष को नए स्थानों की यात्रा करने का शौक है और वह अपने राज्य बिहार से पूर्व की तरफ खूबसूरत पहाड़ियों तथा झरनों की यात्रा कर रहा है। निम्नलिखित में से वह किस राज्य की ओर है या किस राज्य में है? ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और असम। चलिए पहले मैप देख लेते हैं और याद रखिएगा कि वो कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, मनीष कहाँ पे है, बिहार में है। तो चलिए देखते हैं, पहले बिहार को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और पूर्व दिशा की बात की, बिहार में है मनीष जी, और ठीक है वो पूर्व दिशा में। आप देख रहे हैं किस तरह से बांटा जाता है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से दिशा से क्वेश्चन पूछा है, अभी कल ही क्वेश्चन पूछा है दिशा से। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्व हो जाता है, ये आपका पश्चिम हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है आपका, और ये हो जाता है दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं बिहार से, बिहार की बात हो रही है, बिहार, तो बिहार तो खुद पूरब में है, लेकिन बिहार से पूरब की बात हुई है, तो पूरब इधर था, ईस्ट इधर था, ईस्ट की बात हो रही है, पूरब इधर था, तो वो कहाँ है? ऑप्शन उसमें क्या था? असम था, तो असम ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने इतना सटीक ही लिया क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि असम ही पूछे, मेघालय पूछ सकता है, त्रिपुरा पूछ सकता है, मिजोरम पूछ सकता है, अरुणाचल प्रदेश पूछ सकता है, मध्य प्रदेश से उत्तर की साइड पूछ सकता है, दक्षिण की साइड पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लियर रहिए। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, यही वाला क्वेश्चन था। तो मनीष जी कहाँ जा रहे हैं? झारखंड में जा रहे हैं। अब देख लीजिए और भी जो ऑप्शन है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो देखिए बिहार जो है, बिहार के पश्चिम बंगाल कहाँ से आ रहा है? दक्षिण में आ रहा है, तो होगा नहीं। मध्य प्रदेश भी दक्षिण में आ रहा है और तेलंगाना भी तो बिल्कुल ही दक्षिण में आ रहा है, तो इस तरह से पूरब की दिशा कौन सी हो जाएगी? असम हो जाएगी। आई होप आपको बात क्लियर होगी, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाघ के संदर्भ में असत्य कथन है। बाघ से क्वेश्चन आया कल आपका, इसलिए मैंने इसको ले लिया। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, बिल्कुल सही है। बाघ के बच्चे जन्म से 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर वजन उनका होता है, बाघ के बच्चों का। त्वचा पर धारा रेखित धाराएं बालों के कारण होती है। बालों की बनावट ही इस तरह से होती है कि उनके शरीर पे धाराएं हो जाती हैं। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर होती है, 3 किलोमीटर होती है। ठीक है, यही ऑप्शन असत्य था, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप कल ही क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बच्चों ने कहा। तो तना, जड़, फूल, बीज, तो लहसुन का जो है तना खाया जाता है। अगर आप लहसुन बनाएंगे, प्याज या लहसुन जो है आप बनाएंगे, तो इनके क्या है, ये जैसे जड़ें इधर हो जाती हैं और ये जो है आपका तना और ऊपर पत्तियाँ हो जाती है, तो तना खाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन भोजन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो केरल टैपियोका, पश्चिम बंगाल मछली चावल, पंजाब चने का साग, झारखंड राजमा। तो सही, सभी ऑप्शन सही है, बस झारखंड ही गलत है, क्योंकि झारखंड जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मशरूम की सब्जी के लिए। ठीक है, मशरूम की सब्जी के लिए मैंने बहुत ही फेमस इसलिए लिए क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और राजमा जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, खाया जाता है। ठीक है, भोजन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइम। चलिए चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे। तो 25वें क्वेश्चन से आपका इंग्लिश है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विथ ईच अदर। कह रहा है किस कौन सा ऐसा अध्ययन का मेथड है, अधिगम का कौन सी ऐसी विधि है जो जिसके द्वारा हम इंटरचेंज मतलब अनुवादित तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो कोरिलेटिव मेथड जो है, कोरिलेटिव मेथड मतलब अनुवाद करके पढ़ाना। ठीक है, रेफरेंस मेथड होगा नहीं। इंसिडेंटल मतलब अचानक से जो चीज़ें आती हैं उसकी बात नहीं है, इंसिडेंटल मेथड होता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ही हम चीज़ों को इंटरचेंज करके नहीं पढ़ा सकते, एक भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद करके नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इसको मदर टंग में पढ़ाया ही नहीं जाता है, जो अभी बात हुई थी हिंदी में। अगला क्वेश्चन है 26 वाला। अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बी। एक अच्छा अधिगम जो है भाषा अधिगम मटेरियल क्या हो सकता है?
बेस्ड बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हेल्प द टीचर टू ट्रांसलेट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। कह रहा है कि ऐसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होनी चाहिए जिससे शिक्षक को अनुवाद करने में कोई दिक्कत ना हो। शिक्षक को आराम नहीं देना, शिक्षक को तो दिक्कत होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि जैसा लिखा है बुक में उसी तरह बिना बदले, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बिना बदले ही थोड़ी ना। जब तक हम अपनी चीज़ों को बदलेंगे नहीं, अपनी भाषा को बदलेंगे नहीं, तब तक बच्चा हमारी भाषा को नहीं समझ पाएगा। और सभी बच्चे हमारी भाषा को समझ पाएँ, हमारे पढ़ाने के तरीके को समझ पाएँ, बहुत ही मुश्किल है, खासकर प्राथमिक लेवल की जब बात करते हैं, प्राथमिक स्तर की जब हम बात करते हैं। हेल्प द लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज। हाँ, ये कहीं न कहीं सही है कि लर्नर को या जो सीखने वाले हैं उनको लैंग्वेज और अच्छी तरीके से प्राप्त हो, एक्वायर हो, इसके लिए हो सकता है। फैसिलिटेट द टीचर लर्निंग प्रोसेस, फैसिलिट की बात हो ही नहीं रही है। तो लेकिन सबसे सही जब प्राथमिक स्तर की बात, जब भी आप सीटेट का एग्जाम दें तो आप 1 to 5 या 6 to 8 दे। जब 6 to 8 देगा तो वो खुद क्वेश्चन दे देगा, उसमें क्वेश्चन में दे देगा कि 6 to 8 की बात कर देगा, जूनियर की बात कर देगा। लेकिन यहाँ पे जूनियर की बात नहीं कहा है, इसका मतलब यह प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। प्राइमरी लेवल की बात में आपको मटेरियल इस प्रकार के रखने हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे मटेरियल रख दें, बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो वो बेस्ड बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बच्चों के मनोरंजन के हिसाब से जो पढ़ाने की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दें, अब प्रोजेक्ट विधि पढ़ाने लगे, अब जो है प्रयोग विधि से पढ़ाने लगे बच्चे को, नहीं, आप मॉन्टेसरी विधि से पढ़ाइए, किंडरगार्टन विधि से, जिसको फ्रोबेल साहब कहते हैं, ठीक है। बगीचे में ले जाके जो है पर्यावरण को समझाते हैं वो। तो ये इस तरह से आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से बच्चे को पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है द डैश फेवर the exposure of student to a structure in different contexts that could allow them to apply the rule of themselves। कह रहा है कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जब जिसमें बच्चा अपने से रूल बनाता है और खुद पर ही फॉलो करता है, अपने ही नियम बनाता है और उसी नियम को फॉलो करता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ऐसा होगा नहीं, इसमें मदर टंग का यूज नहीं करना है, और इसमें अपनी भाषा बच्चा कहाँ से जोड़ेगा। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड की बात करें तो इंडक्टिव मेथड की बात करें तो सबसे पहले हो जाता है इसमें एग्जाम्पल से रूल, पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं तब रूल बताया जाता है। और डिडक्टिव मेथड हो जाता है आपका, फिर रूल होता है, फिर एग्जाम्पल होता है। मतलब डिडक्टिव मेथड निगमन विधि को हो गया, निगमन विधि आप समझ लीजिएगा, ये निगमन विधि है, ठीक है। ये जो है आपका निगमन विधि है और ये है आपका आगमन विधि। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई बात रूल या उसकी बात हो ही नहीं रही, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच आपका सही हो जाएगा। मतलब बातचीत, अपने संप्रेषण विधि, कम्युनिकेटिव मतलब संप्रेषण विधि। जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि रूल वूल नहीं लगाते, आप बस लगा देते हैं समबडी हैज़ कम ना, कोई आ रहा है। तो सेंटेंस बहुत ही इम्प्रूवमेंट नहीं है सेंटेंस में, लेकिन ये क्या है, सही है, हम स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है। अगला क्वेश्चन, अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। एक प्राइमरी लेवल का जो टीचर है उसको जो रीडिंग है वो किसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, परिचय करवाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस मेथड के द्वारा, किसके थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। सही बात है, स्टोरीज बच्चे बहुत मन से पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेटिक बुक ओनली की बात होगी, केवल अल्फ़ाबेटिक बुक से नहीं। फोनिक टीचिंग तो बाद में आता है। फोनिक टीचिंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, स्वर के जो है ध्वनि की बात हो रही है, तो फोनिक टीचिंग नहीं। पिक्चर बुक आपको क्या लगता है, जब प्राइमरी लेवल पे बच्चा होता है तो उसको क याद नहीं रहता लेकिन कबूतर याद रहता है, तो बच्चा क्या कहता है, क से कबूतर। ख नहीं पता होता बच्चे को कैसे लिखना है, लेकिन वो जब खरगोश देखता है तो उसको पता है कि ख से खरगोश है, हालांकि उस पर ख नहीं लिखा है, ठीक है। तो पिक्चर बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिक्चर बुक बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेक्ट करके उसमें इंटरेस्ट लेके चीज़ों को पढ़ते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। संज्ञान की बात हो रही है, संज्ञान की बात हो रही है। तो संज्ञान मतलब तर्क, सोचने की क्षमता किसमें ज़्यादा होगी, कब बच्चा अच्छा सोच पाएगा, जब अंडरस्टैंडिंग करेगा, समझेगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना। तो सिर्फ पढ़ने से कोई समझ नहीं सकता, सिर्फ बोलने से चीज़ें समझ में नहीं आ सकती, सिर्फ सुनने से तो बिल्कुल ही बात नहीं बन रही। जब तक बच्चा समझेगा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेगा चीज़ों को, तब तक वो किसी संज्ञान तक नहीं पहुंच सकता, किसी भी तर्क पर अच्छे से अपनी बात नहीं रख पाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर लर्निंग
लिटरेसी विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस इनेबल ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। कह रहा है इसमें से कौन से जो बच्चे हैं, बच्चों के मौखिक भाषा का के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो क्लासरूम का प्रैक्टिस सेट होना चाहिए या उसका जो विकास होना चाहिए किस प्रकार का होना चाहिए, खासकर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग पोएम इंडिविजुअली इन और इन अ कोरस। कोरस मतलब एक साथ, जो एक समूह में लोग नहीं सिंगिंग करते हैं, जैसे एक साथ में आप क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं ना, तो वो एक प्रकार का कोरस है, तो वही कोरस। तो नहीं, मेमोराइजिंग मतलब याद करने की बात हो गई, तो याद जहाँ करने की बात होगी वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोरस रीडिंग ऑफ अ स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विथ द टीचर। टीचर के साथ, भाई साहब टीचर के साथ आप लय करिए, लय धुन मिलाइए, तब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बच्चा मौखिक भाषा अच्छे से सीख पाएगा। ज़रूरी थोड़ी है भाई, ये तो बिल्कुल गलत। टीचर के साथ हो या बुक से पढ़े, बच्चा सिर्फ मेमोराइज करके या रीडिंग करके बच्चा नहीं सीख सकता। प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड इन अ कोरस, मतलब प्रैक्टिस करें प्रोनाउंसिएशन का, उच्चारण का। तो यहाँ उच्चारण की जब बात होती तो शायद ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ उच्चारण की बात नहीं हो रही है। यहाँ कह रहा है सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा होगा, जब बच्चा अपनी भाषा को सीख पाएगा अच्छे से। तो पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले ऑन फेवरेट स्टोरीज, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। रोल प्ले की बात हो रही है, ठीक है। बच्चा क्या अभिनय करके बच्चा जो है जब सीखेगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। प्रैक्टिस कैसे करेगा, जैसे किसी नाटक पे हमने दे दिया बच्चे को हिंदी भाषा, बच्चा सीख रहा है और हिंदी भाषा पे ही हमने क्या कह दिया, नाटक कर दिया, ठीक है। और बच्चा क्या कर, या इंग्लिश भाषा ही ले लिया आपने, तो उसमें नाटक जब बच्चा करेगा, अभिनय करेगा, उसमें एक्टिंग जब बच्चा करेगा तो उसको आसानी से समझ पाएगा अपने लैंग्वेज के थ्रू और अपने इन्वायरमेंट के थ्रू। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। और ये जो 30 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना नहीं है। और लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कितना इंटरेस्ट आया इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो अगली वीडियो हो आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ऐसे मेहनत करते रहिए, सीटेट को क्वालिफाई करिए।